तो अच्छा, ये वाली टीवी नहीं चल रही ना, अभी रुको, इससे चलवाते हैं। वो उधर वाला टीवी देखना, उसमें वो नहीं आ रहा फीड। उधर वाला टीवी देखो, चालू नहीं हुआ अभी। तो चलिए, अब थोड़ी देर अपन देंगे ध्यान। तो कल जहां तक मुझे याद आता है, कंडक्शन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया था और कुछ पार्ट बाकी था। तो एक बार वापस से अपन रिवाइज करते। बोलो जरा, हार्ट थोरेसिक कैविटी में या एब्डोमिनल, किधर की तरफ टिल्टेड, लेफ्ट या राइट? नीचे के कोनिकल पार्ट को क्या कहा? अपेक्स की बेस, अपेक्स। हार्ट में चैम्बर कितने? दोनों एट्रिया के बीच के चैम्बर का नाम इंटर एट्रियल सेप्टम। इसके कैरेक्टर में क्या कहा? थिक या थिन? फाइब्रस की मस्कुलर? एक साइड के एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल है उसका नाम क्या था? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये थिक है या थिन? फाइब्रस की मस्कुलर? वो वाला टीवी नहीं चल रहा। सो फाइब्रस है कि मस्कुलर? तो अपन ने कहा फाइब्रस है। दोनों वेंट्रिकल के बीच की वॉल का नाम इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम थिक या थिन? और फाइब्रस या मस्कुलर? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम पे एक ओपनिंग है जिसका नाम क्या है? एट्रियो वेंट्रिकुलर फोरामेन। फोरामेन को राइट साइड में गार्ड कौन करता है? ट्राइकस्पिड वाल्व। लेफ्ट साइड में कौन सा वाल्व? बाइकस्पिड। बाइकस्पिड का दूसरा नाम? लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कौन लेकर के जाएगा? कौन लेके जाएगा? एओर्टा। एओर्टा के बेस पे कौन सा वाल्व? सेमिल्यूनर। राइट वेंट्रिकल से कौन लेके जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। इसके बेस पे वाल्व सेमिल्यूनर वाल्व। फिर अपन ने कहा कि जो हमारा हार्ट है इसमें राइट एट्रियम में अपर राइट कॉर्नर पे एक पैच ऑफ नोडल टिश्यू था, नाम ऐसे नोड। ऐसे नोड को और क्या कहा? पेस मेकर। फिर हमने कहा राइट एट्रियम की लोअर लेफ्ट वॉल में एबी सेप्टम के पास क्या मौजूद था? एबी नोड। एबी नोड के बारे में आपने कहा कि इसको एक और नाम क्या देते हैं? पेस सेटर। फिर हमने कहा कि एबी नोड से फाइबर्स का बंडल निकलता है जिसका नाम है एबी बंडल। एबी बंडल हार्ट के अपेक्स की तरफ यानी कि टॉप की तरफ जाते हुए दो ब्रांच में डिवाइड किया। क्या बना यहां? लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांच। एबी बंडल और लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांच को मिला के क्या नाम मिला? बंडल ऑफ हेज। बंडल ऑफ हेज से कुछ पतले फाइबर्स निकलते हैं जिनका नाम परकिंजे फाइबर। यहां तक शायद कल हमने बात कर ली थी। अब जरा देखें, एनसीईआरटी कहती है कि जो नोडल टिश्यू है ये ऑटो एक्साइटेबल है। तो अपन याद रखेंगे दैट ऑल कंपोनेंट्स ऑफ नोडल टिश्यू, तो बच्चे नोडल टिश्यू के जितने भी कंपोनेंट हैं ये सारे कंपोनेंट ऑटो एक्साइटेबल होते हैं। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट कैसे रहेंगे? ऑटो एक्साइटेबल। ऑटो एक्साइटेबल शब्द का मतलब क्या हुआ? कि इन्हें अपना काम करने के लिए बाहर से किसी सिग्नल की आवश्यकता है कि नहीं? नो, बाहर से किसी सिग्नल की आवश्यकता नहीं होती। तो अपन ने कहा कि सारे कंपोनेंट क्या है? ऑटो एक्साइटेबल हैं, पर याद रखेंगे बट एट डिफरेंट रेट। यानी कि जो इनकी रेट है ये क्या रहेगी यहां पर बेटा? अलग होगी। तो अपन ने कहा कि रेट यहां पे अलग है। कैसे अलग है और कैसे ऑटो एक्साइटेबल है, समझने के लिए अपन मानते हैं कि यह है एक रेलगाड़ी। बोलो क्या है? इसके अंदर डब्बे हैं 4। कितने डब्बे? 4। और ये नॉर्मल ट्रेन नहीं है, मेट्रो ट्रेन टाइप है जिसके हर डब्बे के अंदर एक इंजन लगा हुआ है। तो हर डब्बे में क्या लगा है बेटा? एक इंजन। तो ये वाला पार्ट हो गया इसका इंजन। और अब जो पहले वाला है इसका नाम है ऐसे नोड।
दूसरे का नाम एबी नोड, तीसरे का नाम बंडल ऑफ फेस, चौथे का नाम है परकिंजे फाइबर। अब यहां पे आपने कहा कि जो ऐसे नोड है इसके चलने की स्पीड है बेटा 72। कितनी स्पीड पे चलता है? 72 पे चलता है। एबी नोड है, इसके चलने की स्पीड लगभग 40-45 के आसपास है। वहीं पर बंडल ऑफ फेस के चलने की स्पीड लगभग 25-30 के आसपास है और परकिंजे फाइबर के चलने की स्पीड लगभग 16 से 18 है। मतलब कि अगर ऐसे नोड को हटा दें, एबी को अलग कर दें, बंडल ऑफ फेस को अलग कर दें, परकिंजे फाइबर अलग कर दें, तो क्या इनमें से कोई भी डब्बा अपनी जगह पे खड़ा रहेगा? नहीं, सबके सब चलेंगे ना। मतलब कि जितने भी कंपोनेंट हैं सारे कंपोनेंट के पास इंजन है कि नहीं? यस, सारे चलेंगे। तो पहली बात समझ में आई कि जितने भी कंपोनेंट हैं वो सारे क्या है? ऑटो एक्साइटेबल है। पर इन सबकी रेट क्या है बेटा? अलग अलग है। अब अलग अलग रेट होने की वजह से जब आप इन्हें आपस में जोड़ देंगे तो जोड़ने पे अब जो आपकी ट्रेन चलेगी, इस ट्रेन की स्पीड कितनी रहेगी? 72। सबसे आगे वाला जो इंजन है जो सबसे तेज चलता है वो इन सबको अपनी स्पीड से चलाएगा। बट लेट्स से अगर मान लेते हैं कि ये वाला इंजन अपना काम ना करे तो उसकी इसमें क्या ट्रेन चलेगी? हाँ, अब ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी? 45। तो यानी कि अगर ये भी काम ना करे तो ट्रेन की स्पीड 25। पर ध्यान देंगे ये जो 45 वाली स्पीड है ये आपको एकदम स्टेशनरी कंडीशन में, यानी कि आप बेड पे सिर्फ लेटे रहे, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं, उस कंडीशन में ही आप सरवाइव कर पाएंगे। जरा भी चले फिरे तो सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है और इस कंडीशन में तो सरवाइव किया ही नहीं जा सकता है, ऑर्गन्स को सफिशिएंट ब्लड नहीं मिलेगा, तो इसीलिए इस कंडीशन में डेथ हो जाती है। पर अगर हम आइडियली बात करें तो क्या परकिंजे फाइबर ऑटो एक्साइटेबल है? हाँ। बंडल ऑफ फेज है? हाँ। न केवल ऐसे नोड बल्कि सारे कंपोनेंट क्या होते हैं? ऑटो एक्साइटेबल होते हैं। तो ये अपने को समझ में आ गया कि सारे कंपोनेंट ऑटो एक्साइटेबल हैं, पर सबकी रेट सेम है कि अलग? अलग अलग। अब आते हैं चैप्टर के अगले पार्ट पर जहां हम बात करेंगे बेटा अबाउट कार्डियक साइकिल। और इसको थोड़ा सा अपन एक बार समझ लेंगे तो अपने को याद करने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। है क्या कि यहां पे, अच्छा तुम्हारा फोन बजा, चलिए यहां पे क्या है बेटा, एनसीईआरटी कार्डियक साइकिल वाले पार्ट में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी थ्योरी लिखती है पूरी। जो थ्योरी लिखी है उसे देख के अपने को थोड़ा सा उसे लगातार याद करने में समस्या आती है, तो अपन कोशिश करते हैं उसे सिंपल करने की। तो फर्स्टली व्हाट इज कार्डियक साइकिल, होता क्या है? तो हमारा हार्ट जब एक बार बीट करता है तो इस एक बार के बीट में हार्ट के अंदर जो ओवरऑल एक्टिविटीज होती हैं सबको मिला करके क्या कहा जाता है? कार्डियक साइकिल कहते हैं। अब आप कहेंगे साइकिल क्यों? क्योंकि हर बार वापस से वही काम होना है, फिर अगली बार वही काम होगा, फिर अगली बार वही काम होना है, यानी कि सारी चीजें एक साइक्लिक इवेंट के अंदर ऑपरेट हो रही हैं। तो इसीलिए आपने नाम क्या दिया? कार्डियक साइकिल। तो कैसे डिफाइन करेंगे? ऑल द इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन हार्ट ड्यूरिंग वन बीट इज कॉल्ड एज कार्डियक साइकिल। अब अगर हम अपने अंदर बेटा हार्ट रेट देखें तो हमारे अंदर हार्ट रेट कितनी होती है? बताएंगे जरा। एनसीईआरटी ने कहा 70 से 75 पर मिनट, और इसका एवरेज कितना निकाला? तो एनसीईआरटी ने कहा कि एवरेज अपन मान लेते हैं 72 पर मिनट, ये इसका एवरेज आ गया। अगर ये एवरेज 72 है तो अब यहां से अगर मैं निकालना चाहूं कि टाइम ऑफ वन बीट, तो एक बीट का जो टाइम आएगा वो बेटा क्या आ जाएगा? तो ये होगा 72/60 सेकेंड, और ये आ गया 0.8 सेकेंड। यानी कि एक कार्डियक साइकिल में टोटल टाइम कितना लगता है? 0.8 सेकेंड। अब देखो इसमें हार्ट के अंदर काम होने हैं दो। पहला, हर वेंट्रिकल को, हर एट्रिया को, यानी कि क्या, अच्छा हाँ सॉरी, ये होगा 60/72। चलिए, तो अपन ने कहा कि ये जो रेट है ये टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे? 60/72। ठीक। तो
अपन ने कहा कि हार्ट में जितने भी चैम्बर हैं, चाहे एट्रिया है या वेंट्रिकल है, हर चैम्बर को दो काम करने हैं। पहला तो इसे रिलैक्स करना है और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करना है। हार्ट का कोई भी चैम्बर जब रिलैक्स करेगा तो आप इसे कहेंगे डायस्टोल। बोलो, रिलैक्सेशन को क्या कहते हैं? डायस्टोल। और जब कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो इसे कहा जाएगा सिस्टोल। तो रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज डायस्टोल और कॉन्ट्रैक्शन का नाम सिस्टोल। रिलैक्सेशन का नाम कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल कहा जाता है। अब यहां जो डायस्टोल और सिस्टोल होने हैं, इनके बारे में आप देखें तो अगर मैं कार्डियक साइकिल की बात करता हूं तो देखिए, हमने कहा कि यहां पे हमारे पास दो तरह के चैम्बर हैं। एक चैम्बर है आपके पास एट्रिया और दूसरा चैम्बर आपके पास कौन सा है बेटा? वेंट्रिकल। ध्यान रखेंगे, एट्रिया और वेंट्रिकल में जो कुछ भी होता है वो साइमल्टेनियस होता है। समझना, जो राइट एट्रिया में हो रहा है वही सेम काम लेफ्ट एट्रिया में होगा, तो दोनों की अलग अलग बात करने की आवश्यकता आपको नहीं है। जो भी काम राइट वेंट्रिकल में होगा वही सिमिलर काम लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर होगा, तो इन दोनों के बारे में अलग अलग बात करने की आवश्यकता नहीं। पर जो काम वेंट्रिकल में हो रहा है वो एट्रिया में हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये दोनों अलग अलग भी काम करते हैं और साथ में भी काम करते हैं। तो यहां एट्रिया और वेंट्रिकल पर अगर हम बात करें तो एट्रिया में दो काम होने हैं। पहला काम एट्रिया के अंदर क्या होगा बेटा? डायस्टोल। और वहीं पर दूसरा काम क्या होना है? सिस्टोल। ऐसे ही वेंट्रिकल में आप देखें तो वेंट्रिकल के अंदर दो काम, पहला क्या हुआ? डायस्टोल। और दूसरा काम क्या होना है? सिस्टोल। अब ये कैसे कब कब होते हैं, कितना टाइम लगता है, उसको जरा समझ लेते हैं। तो समझने के लिए हमने पहले एक हमने बनाया सर्किल, ठीक। अब इस सर्किल के अंदर फिर हमने बनाया दूसरा सर्किल और इस वाले सर्किल को लेकर के मैंने रख दिया इसके अंदर। अब इसके बाद अपन ने कहा कि अब हमें क्या करना है, इसे 8 बराबर पार्ट में डिवाइड करना है। 8 बराबर पार्ट में डिवाइड करने के लिए देखो, पहले एक, अब कितने पार्ट बन गए? 2। अब कितने बने बेटा? 4। फिर उसके बाद अब कितने हो गए? 6। और फिर ये हो गए इसके 8 पार्ट। अब यहां जो 8 पार्ट हो गए, इसके बाद आप देखें, अगर यहां पर बच्चे मैं टाइम मान लेता हूं 0, यहां टाइम कितना है? 0। हमारे पास टोटल टाइम कितना है? 0.8। तो यहां पे टाइम हो गया 0.1, यहां हुआ 0.2, यहां टाइम 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 और 0.8 सेकेंड का टाइम हो गया। आपके पास दो सर्किल है ना, तो मैं मान लेता हूं कि बाहर वाला सर्किल हमारा रिप्रेजेंट करने वाला है बेटा एट्रिया को, और अंदर वाला जो सर्किल है ये रिप्रेजेंट करेगा वेंट्रिकल को। तो बाहर वाला सर्किल एट्रिया, अंदर वाला क्या? वेंट्रिकल। अब यहां में सिस्टोल और डायस्टोल दिखाना है। तो हमने कहा सबसे पहले कि जब ये साइकिल शुरू होता है यानी कि 0 सेकेंड से लेकर के और 0.4 तक, यहां इतने टाइम तक एट्रिया और वेंट्रिकल ये दोनों क्या होते हैं बेटा? रिलैक्सेशन में। दोनों किसके अंदर है? रिलैक्सेशन में। क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्सेशन में है तो इस फेज को कहा जाता है जॉइंट डायस्टोल। और ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी सबसे पहला फेज इसी को मानती है। एनसीईआरटी यही जॉइंट डायस्टोल से शुरू करती है। अपने कन्वीनियंस के लिए अब के बाद हम जॉइंट डायस्टोल को बोल देंगे जेडी। क्या कहेंगे? जेडी। जेडी मतलब जॉइंट डायस्टोल। बताओ जरा कितने टाइम चला ये? टाइम कितना रहा? 0.4 सेकेंड।
क्या ज्वाइंट डायस्टोल के टाइम पर एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों में से कोई भी सिस्टोल में है? नहीं। ज्वाइंट डायस्टोल के समय एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों किस फेज के अंदर है? डायस्टोल। बोले तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि रिलैक्स? रिलैक्स कर रहे हैं। अब यहां सबसे पहले एट्रिया जो है वो बेटा इतने टाइम तक सिस्टोल में जाएगा, यानी कि एट्रिया इस टाइम पे क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब एट्रिया इस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो इतने टाइम को आपने नाम दे दिया एट्रियल सिस्टोल। तो ये क्या हुआ बेटा? एट्रियल सिस्टोल हो गया। और एट्रियल सिस्टोल की ड्यूरेशन कितनी रही? 0.1 सेकेंड। तो एट्रियल सिस्टोल की ड्यूरेशन कितनी हो गई? 0.1 सेकेंड हो गई। अब यहीं पर ये जो अगला जो 0.3 सेकेंड बचे, इस 0.3 सेकेंड में अब क्या होता है कि वेंट्रिकल करेगा सिस्टोल, यानी कि वेंट्रिकल अब क्या करने वाला है? कॉन्ट्रिक्शन। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रिक्शन करेगा तो इस वाले फेज को आपने कहा कि ये फेज कह दिया जाना चाहिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल। बोले जरा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल की ड्यूरेशन कितनी है बेटा? 0.3 सेकेंड टाइम लगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल को अब हम क्या बोल देंगे शॉर्ट में? वीएस। और एट्रियल सिस्टोल को क्या बोल देंगे? एएस करके कह देंगे। तो ये जो टाइम है यहां पर क्या हुआ? वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ। तो ये वाला टाइम कहा गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और इसमें टाइम लगा 0.3 सेकेंड का। तो 0.3 सेकेंड का टाइम लगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। पहले अपने को ये 3 फेज की ड्यूरेशन समझ में आ गई। अब मुझे सबसे उधर वाली रो में से बताएंगे। बताओ जरा, एट्रिया को डायस्टोल में कितना टाइम लगा है? बाकी कोई आंसर नहीं करेगा, सिर्फ उधर वाली रो बताओ। एट्रिया को डायस्टोल में कितना टाइम लगा? 0.7 सेकेंड। बहुत बढ़िया। और बताएं एट्रिया को सिस्टोल में कितना टाइम लगा? 0.1। सिस्टोल में कितना टाइम लगा बेटा? 0.1 सेकेंड का टाइम लगा। यानी कि एट्रिया ज्यादा टाइम किस में है? सिस्टोल में कि डायस्टोल में? डायस्टोल में। अब ऐसे ही इधर वाली रो में से बेटा आप लोग बताओ, जल्दी से बताएंगे, वेंट्रिकल को डायस्टोल में कितना टाइम लगता है? कितना लगा? 0.5 सेकेंड। और फिर सिस्टोल में टाइम कितना लगा? 0.3 सेकेंड का टाइम लगा। पहली बात जो आप यहां से नोटिस करें, दोनों में से कोई भी चैम्बर हो वो ज्यादा टाइम कॉन्ट्रैक्ट करता है या ज्यादा टाइम रिलैक्स? दोनों में से कोई भी चैम्बर ज्यादा टाइम क्या करता है? रिलैक्स। और ये बड़ी वजह है कि हार्ट थकता नहीं है, क्योंकि जितने टाइम काम कर रहा है उससे ज्यादा टाइम इसको रेस्ट करने के लिए मिलता है। यहां पर एट्रिया ने 0.1 सेकेंड काम किया, अगला 0.7 से मिलेगा आराम करने को। वेंट्रिकल ने काम किया 0.3, अगला 0.5 से मिलेगा आराम करने के लिए। अब यह बीच वाली रो में से बताओगे, क्या एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों में साथ में डायस्टोल होता है? हाँ या नहीं? होता है। क्या एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों में साथ में सिस्टोल होता है? नहीं। एट्रिया और वेंट्रिकल कभी साथ में सिस्टोल नहीं करते। तो हम कह सकते हैं कि एडी एंड बीडी अकर साइमल्टेनियसली। एडी और बीडी साइमल्टेनियसली होते हैं कि नहीं? साइमल्टेनियसली का मतलब क्या हुआ? साथ साथ। ठीक। एएस और बीएस समझ में आ रहा है? एडी मतलब एट्रियल डायस्टोल, बीडी मतलब वेंटिकुलर डायस्टोल, साथ में हुए। एट्रियल सिस्टोल और वेंटिकुलर सिस्टोल साथ में होते हैं क्या? नहीं। तो डू नॉट अकर साइमल्टेनियसली। ये दोनों चीजें साथ साथ में ऑपरेट नहीं होंगी। अब ये तो हुआ कि भाई हमने बेसिक समझा कि कार्डियक साइकिल के अंदर फेज कितने हैं। तो फेज में हमने कहा कि साहब 3 फेज होते हैं।
फेज नंबर 1 जॉइंट डायस्टोल कहा जाता है। फेज नंबर 2 को एट्रियल सिस्टोल कहते हैं। फेज नंबर 3 वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहा जाता है। अब होने को इनमें सब फेजेस भी होते हैं, पर इनका कोई भी सब फेज हमारे सिलेबस में नहीं है। एनसीईआरटी ने ना दिया है, ना उस पे आज तक कभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम सब फेज के समझने के बाद एक बार नाम वाम भले सुन लेंगे, बाकी अपन याद नहीं रखेंगे उसको। तो पहले अपने को इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ जाए। अब एक बार पहले हम समझेंगे कि हार्ट में कहा क्या हो रहा है, और फिर उसके बाद अपन आराम से लिखेंगे। तो आप जरा ध्यान दें, देखिए अभी हमने कार्डियक साइकिल को क्योंकि डिटेल में समझ लिया, तो अब हम कार्डियक साइकिल को थोड़ा सा समराइज्ड फॉर्म में भी समझ सकते हैं। तो यहां पे हमने कहा कि कार्डियक साइकिल में फेज कितने होते हैं बच्चे? 3। जो 3 फेज हैं, इनमें से पहले को आपने नाम क्या दिया है? जेडी। दूसरा कौन सा है? एएस। और तीसरा कौन सा है? वीएस। जेडी का टाइम 0.4, एएस चला 0.1, वीएस चला 0.3 सेकेंड के लिए। अब हमें अगली बात समझनी है कि कब कौन सा चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कब कौन रिलैक्स कर रहा है, ब्लड कहां आ रहा है, कहां पे नहीं जाएगा। तो सबसे पहले जॉइंट डायस्टोल से शुरू करें, तो इसको समझने के लिए हमने बनाया हार्ट का एक डायग्राम। और क्योंकि इसमें एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों को मुझे रिलैक्सेशन में दिखाना था, तो इसलिए हमने क्या किया, कुछ एरो की मदद ले ली। और एरो से मैंने दिखाया कि एट्रिया बाहर की तरफ एक्सपेंड कर रहे हैं। जब बेटा चैम्बर्स बाहर की तरफ एक्सपेंड करेंगे, तो बताओ इनके अंदर कॉन्ट्रेक्शन हो रहा होगा कि रिलैक्सेशन? रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन की वजह से तो चैम्बर बाहर की तरफ जा रहे होंगे। तो आपने कहा कि जो चैम्बर्स हैं, ये चैम्बर कहां जा रहे हैं बेटा? बाहर की तरफ जा रहे हैं। अब ये जो चैम्बर्स यहां बाहर की तरफ जा रहे हैं, इस चीज को जब हमने समझ लिया, तो अब हमें यहां समझना है कि आखिर इस फेज के अंदर होता क्या क्या है। तो पहले फेज को मैंने यहां पे नाम क्या दिया बेटा? जॉइंट डायस्टोल। मैं इसके बारे में सबसे पहली बात क्या लिखूं, तो मुझे इसके बारे में कहना चाहिए कि ऑल 4 चैम्बर्स आर इन रिलैक्सेशन। तो भाई जो चारों चैम्बर्स हैं, ये चारों चैम्बर क्या है? रिलैक्स्ड है ना। तो ऑल 4 चैम्बर्स आर इन रिलैक्स्ड स्टेट या रिलैक्सेशन। देखिए, अगर बच्चे रिलैक्सेशन हो रहा है, तो इसके अंदर वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि अब यहां प्रेशर बढ़ना चाहिए कि घटना? कम होना चाहिए। उसमें भी एट्रिया के कंपैरिजन में वेंट्रिकल ज्यादा बड़े हैं, तो वेंट्रिकल में वॉल्यूम और ज्यादा बढ़ेगा, प्रेशर और ज्यादा कम होगा। यहां पे प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा कि जो पल्मोनरी वेन्स हैं, उनसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रिया में आएगा। इस समय क्योंकि बाइकस्पिड वाल्व खुला है, तो ब्लड लेफ्ट एट्रिया से कहां चला गया? लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। उसी तरह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा से होकर के राइट एट्रियम आया, और ट्राइकस्पिड वाल्व के खुले होने के कारण अब ये कहां चला गया? राइट वेंट्रिकल में। तो अब इसके बारे में मैं अगली बात कह सकता हूं कि ड्यू टू ये सब कुछ प्रेशर डिफरेंस की वजह से हुआ ना। तो हमने कहा कि ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, और प्रेशर डिफरेंस क्या था? तो ये था कि भाई यहां जो वेन्स आ रही थी, इनके पास जो ब्लड प्रेशर था, उसके कंपैरिजन में एट्रिया का प्रेशर कम था, और एट्रिया से वेंट्रिकल का प्रेशर कम था। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या हुआ कि यहां पर ब्लड फ्लो करता है फ्रॉम पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से बेटा कहां जाएगा? एलए, और फिर एलबी, फिर
एंड फ्रॉम वेना केवा, वेना केवा से कहा जाएगा बेटा आरए, आरए से कहा चला गया आरबी। बोले इतनी बात समझ में आ गई? आसान सी बात है ना, कोई खास कहानी तो है नहीं। जब यहां डायग्राम हमको दिखा रहा है कि ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में जा रहा है, तो बताएं एवी वाल्व यानी कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व खुले हैं कि बंद हैं? खुले हैं। तो अपन ने कहा कि इस टाइम पर एवी वाल्व ये क्या है बेटा? ओपन है। ब्लड अभी हार्ट से बाहर नहीं जा रहा ना, हार्ट से बाहर नहीं जा रहा। तो इसका मतलब है कि पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बेस पर जो सेमील्यूनर वाल्व थे, इनको खुला होना चाहिए कि बंद? इनको क्या होना चाहिए? बंद। तो आपने कहा कि इस टाइम पर सेमील्यूनर वाल्व ये क्या रहेंगे बेटा? क्लोज्ड। तो हमने कहा कि इस समय साहब सेमील्यूनर वाल्व क्लोज्ड होते हैं, एबी वाल्व ओपन है, जबकि सेमील्यूनर वाल्व क्या है बेटा? क्लोज्ड होते हैं एट द टाइम ऑफ ज्वाइंट डायस्टोल। अब एक बार आप इतनी बात पढ़ेंगे, इसको देखेंगे और मुझे बताएंगे कहां कंफ्यूजन रहा। इतना ही तो होता है इस फेज के अंदर बस। आगे बढ़ जाए। देखिए अब बच्चे अगला जो फेज आएगा, इस फेज का नाम क्या है? एट्रियल सिस्टोल। तो सेकेंड फेज इज कॉल्ड एट्रियल सिस्टोल। अब एट्रियल सिस्टोल में क्या होगा? तो एट्रियल सिस्टोल की जब हम बात करते हैं, तो यहां पर अब क्या होना है? एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करना है। अगर मुझे एट्रिया का कॉन्ट्रेक्शन दिखाना है डायग्राम में, तो एट्रिया का साइज वेंट्रिकल से क्या होना चाहिए? कम। तो देखें यहां इस डायग्राम में मैंने कुछ यही दिखाया कि भाई एट्रिया का साइज वेंट्रिकल से कम है, और एट्रिया इस टाइम पे क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि एट्रिया को कहां जाना चाहिए? अंदर की तरफ। तो एरो कहां? अंदर। ध्यान दें, जब एट्रियल सिस्टोल हो रहा है उस टाइम पर वेंट्रिकल तो अपने डायस्टोल में है। अगर वेंट्रिकल अपने डायस्टोल में है, तो इसका मतलब हुआ वेंट्रिकल वाले एरो कहां होंगे? बाहर। एट्रिया वाले एरो अंदर, जबकि वेंट्रिकल वाले एरो कहां? बाहर की तरफ रहेंगे। अब एट्रिया ने कॉन्ट्रेक्शन क्यों किया? क्यों कॉन्ट्रेक्शन हुआ? तो उसका कारण यह था कि ऐसे नोड ने इंपल्स जनरेट करी, वो इंपल्स एट्रिया की कार्डियक मसल में गई, और इसकी वजह से दोनों एट्रिया ने साइमल्टेनियसली क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर इस चीज को भी मुझे दिखाना हो, तो मैं ऐसे दिखाऊंगा कि ये है ऐसे नोड, ऐसे नोड से इंपल्स एट्रिया की वॉल में गई, गई ना, और इसकी वजह से अब एट्रिया के अंदर क्या होने वाला है? कॉन्ट्रेक्शन। तो अपन ने यहां पर कहा कि इंपल्स जनरेटेड बाई, बताओ इंपल्स किसने जनरेट करी बेटा? ऐसे नोड ने। तो कहा कि इंपल्स इज जनरेटेड बाई ऐसे नोड। ये क्या होगा? स्प्रेड हुई एट्रिया में, और इसके स्प्रेड होने की वजह से हमने कहा कि बोथ एट्रिया, दोनों ही एट्रिया ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और इनके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होगा ये कैसा रहेगा? साइमल्टेनियस। तो अपन ने कहा कॉन्ट्रैक्शन कैसा रहा बेटा? साइमल्टेनियस होगा। यानी कि दोनों एट्रिया में साथ साथ कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है। अब देखो अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वॉल्यूम घटा कि बढ़ा? कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यहां के कंपैरिजन में यहां पर एट्रिया का वॉल्यूम घट गया कि बढ़ा? घट गया ना। वॉल्यूम घटा तो प्रेशर बढ़ा। ध्यान देंगे एट्रिया में ब्लड क्यों आ रहा था? प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही तो आ रहा था ना।
अब जबकि एट्रिया में प्रेशर ज्यादा हो गया तो क्या एट्रिया में ब्लड आएगा? नहीं, एट्रिया के अंदर ब्लड फ्लो नहीं होगा। यानी कि हमने कहा कि अब ब्लड फ्लो फ्रॉम पल्मोनरी वेन्स एंड वेना केवा टू एट्रिया, ये बेटा अब होता रहेगा कि स्टॉप? स्टॉप हो गया। क्या यहां पे कोई वाल्व था? कौन सा वाल्व था? या तो कोई नहीं था। यानी क्या वाल्व की पोजीशन में कोई अंतर आया? नहीं। बस सिर्फ ध्यान क्या रखना है, ब्लड फ्लो नहीं होगा। आगे एनसीईआरटी को पढ़ें। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? एट्रियल सिस्टोल में 30% ऑफ वेंट्रिकुलर ब्लड भरता है, या एनसीईआरटी ने लिखा है कि ड्यूरिंग दिस फेज ब्लड फ्लो टू वेंट्रिकल इंक्रीजेस बाय 30%। समझना दो बातें हैं। पहला, मैंने कहा कि एक बॉटल है मेरे पास, जिस बॉटल में हमने कहा कि साहब ज्वाइंट डायस्टोल के टाइम पे 700 ml पानी आ जाता है, एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे 300 ml आता है, तो मिला के कितना हो गया? 1 लीटर। यानी कि पहले 70% आया, बाद में कितना आया? 30%। दूसरा, मैंने ये कहा कि एक पाइप से पानी बाहर जा रहा था, पहले पानी के बाहर जाने की जो रेट थी, बाद में एट्रियल सिस्टोल के टाइम पानी के बाहर जाने की रेट पहले वाली रेट से 30% बढ़ गई। जैसे कि फ्लो रेट पहले अगर 10 लीटर पर मिनट थी, तो अब यही फ्लो रेट 13 लीटर पर मिनट हो गई। दोनों में से कौन सी बात एनसीईआरटी कह रही है? 700 300 वाली, या 10 लीटर और 13 लीटर वाली? पढ़िए वापस से एनसीईआरटी क्या कहा है कि ब्लड फ्लो टू वेंट्रिकल इंक्रीजेस बाय 30%। तो यहां पे क्या हुआ कि जो ब्लड फ्लो है वो कितना बढ़ा है? 30% ना। यहां पे ये तो नहीं लिखा कि 30% ऑफ वेंट्रिकुलर ब्लड फिल्ड एट दिस फेज, नहीं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? फ्लो के बारे में बात कर रहे हैं। फ्लो की अपनी एक रेट होती है, तो वो रेट कितनी बढ़ी है? 30% बढ़ गई। यानी कि यहां जब ब्लड, ध्यान देंगे बेटा, यहां ब्लड पैसिवली भर रहा था वेंट्रिकल में, पैसिवली भर रहा था ना। यहां पे अब एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो कॉन्ट्रैक्ट करने पे प्रेशर बढ़ा, और प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्लड यहां के कंपैरिजन में यहां पर ज्यादा तेजी से फ्लो करेगा। यहां के कंपैरिजन में यहां ब्लड ज्यादा तेजी से फ्लो करेगा। जैसे कि मान लेते हैं आ, अपने घर पे कई बार होता है इन्फ्लेटेबल बाथ टब वगैरह आते हैं, ठीक? बाथ टब होते हैं ना इन्फ्लेटेबल, जिनमें हवा भर के फुला लेते हैं। उसका आपने क्या किया कि कैप आपने खोल दी, उसमें से हवा निकल रही है, एक कंडीशन ये। और दूसरा, कैप खोल के अब आपने क्या किया कि बाथ टब के ऊपर आप खुद बैठ गए, ठीक? तो आपने वहां प्रेशर बढ़ा दिया। पहले हवा ज्यादा तेज निकल रही थी कि बाद में? बाद में ज्यादा तेज निकली ना। एनसीईआरटी ने बात किसकी करी है? फ्लो रेट की या परसेंटेज की? फ्लो रेट के बारे में कहा है। तो यहां एनसीईआरटी कहती है कि ब्लड फ्लो टू वेंट्रिकल्स, और जब आप वेंट्रिकल के लिए ब्लड फ्लो की बात कर रहे हैं तो ये ब्लड आ कहां से रहा होगा? एट्रिया से। तो इसके बारे में कहा कि इट इंक्रीजेस बाई 30%। ये कितना बढ़ जाता है बेटा? 30% बढ़ जाता है। जब आप कह रहे हैं कि 30% ब्लड फ्लो बढ़ा, तो इसका मतलब हुआ कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है। पर जो फ्लो रेट है वो कितनी बढ़ गई है? तो आपने कहा फ्लो रेट कितना बढ़ा है? 30%। फ्लो रेट कितना बढ़ा? 30% बढ़ गया। हालांकि ये बात अलग है कि वेंट्रिकल में भरे हुए ज्यादातर ब्लड का अमाउंट जो है वो ज्वाइंट डायस्टोल में ही आ जाता है। इस समय वेंट्रिकल ज्यादातर भर चुका होता है। यहां पे वेंट्रिकल को लास्ट मोमेंट पे जल्दी जल्दी भरा जा रहा है। मतलब की कहानी कुछ ऐसी है, जैसे तुम यहां से मान लो नीट का एग्जाम क्वालिफाई करके फिर तुम जा रहे हो अपने घर, तुम्हारे पास सामान होगा ज्यादा। पहले तुम ट्रेन में सामान रख रहे थे एकदम धीरे धीरे, जैसे ही ट्रेन का हॉर्न बजा
तो अब सामान रखने की स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी? स्पीड क्या होगा? बढ़ेगी। पर तुम ज्यादातर सामान हॉर्न बजने के बाद रखोगे कि पहले रख लोगे? पहले। तो ज्यादातर भर जाता है इसी में। पर यहां एनसीईआरटी ये नहीं कहती कि ज्यादा भरा है। एनसीईआरटी ने क्या कहा है कि फ्लो रेट कितने परसेंट बढ़ी है? 30% बढ़ गई है। यानी कि ट्रेन का हॉर्न बजा, अब काम करना है जल्दी। ध्यान देंगे, अगर यहां पर ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एवी वाल्व खुले हैं कि बंद? एवी वाल्व बोलो, ओपन की क्लोज्ड? तो एवी वाल्व क्या है? ओपन। और सेमिल्यूनर वाल्व क्या रहेंगे? क्लोज्ड। तो आपने कहा बेटा कि सेमिल्यूनर वाल्व ये रहेंगे यहां पे क्लोज्ड, जबकि एवी वाल्व क्या रहेंगे? ओपन। तो बोले, अब ये सेकंड वाला फेज एक बार पढ़ेंगे। क्या इसमें जो कुछ हमने लिखा समझ में आया? पल्मोनरी वेन टू वेना के बाद थोड़ी जाएगा। हाँ, यहां पे अपन ने ये कहा बेटा कि एट्रिया में प्रेशर बढ़ा। एट्रिया में प्रेशर बढ़ने की वजह से जितनी भी वेन्स हैं, सारी वेन्स की वॉल में वाल्व पाए जाते हैं। ठीक, वाल्व ओपन होते हैं टुवर्ड हार्ट। जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो क्या हुआ कि जैसे ये मान ले वाल्व है, इसके पीछे ब्लड है और यहां ब्लड है। यहां का प्रेशर अगर बढ़ा तो वाल्व क्या अब ये खुल पाएगा? नहीं, नहीं खुलेगा। तो क्या ये पीछे का ब्लड अब यहां आ पाएगा? नहीं आएगा ना। और ध्यान रखें, क्योंकि इनके पास वेन्स के पास अपने खुद के वाल्व होते हैं, इसीलिए वेन्स के बेस पर आपको वाल्व की जरूरत नहीं होती है। अब अगले फेज पे आ जाए। देखो, अगले फेज का बेटा नाम है यहां पर वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो नेक्स्ट फेज इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्या होने वाला है वेंट्रिकुलर सिस्टोल में? ध्यान से देखेंगे। देखिए, जब वेंट्रिकल सिस्टोल में होता है, यानी कि ये टाइम, तब एट्रिया किस में है? वेंट्रिकल जब सिस्टोल में है तो एट्रिया किस में है? ध्यान रखें, एट्रिया में सिस्टोल कराना और वेंट्रिकल में सिस्टोल कराना, क्या दोनों कामों के लिए ऐसे नोड ने अलग अलग इंपल्स जनरेट करी थी क्या? फिर से सुनना, क्या एट्रिया में कॉन्ट्रेक्शन और वेंट्रिकल में कॉन्ट्रेक्शन के लिए ऐसे नोड दो अलग अलग इंपल्स जनरेट करता है क्या? नहीं। यहां पे होता यह है कि ऐसे नोड ने इंपल्स एक ही जनरेट करी। ये इंपल्स एट्रिया के पास पहुंची पहले, वेंट्रिकल के पास जाएगी बाद में, क्योंकि एवी नोड इस इंपल्स को कितना डिले करा देगा? 0.1 सेकेंड। एबी नोड ने कितना डिले करा दिया? 0.1 सेकेंड। एबी नोड को इसने क्या किया? एबी नोड ने इस इंपल्स को डिले करा दिया। तो जिसकी वजह से वेंट्रिकल अब काम करेगा थोड़ा सा बाद में। जैसे कि मान लो आपके स्कूल के प्रिंसिपल साहब ने एक रजिस्टर पे लिखा कि आज जो है चौथे पीरियड के बाद स्कूल की छुट्टी। ठीक, अब जो पियोन है वो पियोन जो है रजिस्टर लेकर के जा रहा है। स्कूल के पहले फ्लोर पे जब पहुंचा तब उस टाइम पे चौथा पीरियड चल रहा था। तो क्या होगा, उस फ्लोर के बच्चों के मजे आ गए, उनको पता चल गया चौथे पीरियड के बाद छुट्टी है। तुम्हारा क्लासरूम मान लो थर्ड फ्लोर पे है, वहां तक आते आते उसको आधा घंटा लग गया। तो तुम्हारे क्लासरूम में जो छुट्टी होगी वो चौथे पीरियड में होगी कि पांचवें में? पांचवें में ना। क्यों? क्योंकि उस पियोन ने इंपल्स को लाने में क्या किया? डिले। वही रजिस्टर है, वही आदेश है, सब कुछ वही होने के बावजूद तुम्हारी क्लास में छुट्टी देर में हुई। क्यों देर में हुई? क्योंकि इंफॉर्मेशन देर में आई। और देर कराने वाला कौन है? एवी नोड। इसीलिए एवी नोड को आप क्या बोलते हैं? पेस सेटर। तो जब भी आपसे अगर कहा जाए कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल को कमांड कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है, तो आप कहेंगे कि इसके लिए जो आदेश है वो कहां से आया था? प्रिंसिपल के ऑफिस से। यानी किसने दिया है? एसए नोड। ध्यान रखना, अगर तुमने एबी नोड से करा दिया तो इसका मतलब है वेंट्रिकल को 1 मिनट में 45 बार ही कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, फिर ये 72 बार नहीं करेगा। अगर ये 72 बार कर रहा है तो इसका मतलब हुआ कि जो कॉन्ट्रेक्शन है उसको रेगुलेट कौन कर रहा है? एसए नोड। अब यहां देखते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है। तो इस टाइम पर आपने कहा
एट्रिया बताओ बेटा, सिस्टोल में कि डायस्टोल? एट्रिया किसके अंदर है? डायस्टोल में। और वेंट्रिकल किस में है? यानी कि वेंट्रिकल को अपन बनाए छोटा, एट्रिया को बनाए बड़ा। साथ में हमने कहा एट्रिया वाले एरो कहां? बाहर, और वेंट्रिकल वाले एरो किधर? अंदर की तरफ, क्योंकि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और एट्रिया इस टाइम पर रिलैक्स कर रहा है। ये सब कहानी हुई किसकी वजह से? एबी नोड ने इंपल्स को कहां भेजा? एबी बंडल, फिर ये कहां गया? लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांच। फिर उसके बाद ये इंपल्स कहां पहुंची? परकिंजे फाइबर, और परकिंजे फाइबर ने कहां पहुंचा दिया? वेंट्रिकल की वॉल पे। अब ये जो इंपल्स वेंट्रिकल की वॉल में पहुंची, तो अब इसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो आपने कहा कि जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तो अपन ने कहा कि इंपल्स रिलीज्ड बाय, इंपल्स रिलीज किसने करी थी? ऐसे नोड ने। ये इंपल्स को डिले कौन कराता है? एबी नोड। कितना कराएगा? 0.1 सेकेंड। तो डिलेड बाई 0.1 सेकेंड बाई एबी नोड। तो डिले कौन करा रहा है? एबी नोड। कितना डिले कराएगा बेटा? 0.1 सेकेंड डिले करा देता है एबी नोड। अब एबी नोड ने जब डिले कराई, तो अब उसके बाद ये इंपल्स कहां पहुंच गई? वेंट्रिकल की वॉल में। और इंपल्स के वेंट्रिकल की वॉल में पहुंचने की वजह से अब वेंट्रिकल को क्या करना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट। तो अब देखिए वेंट्रिकल कैसे करेगा। तो अपन ने कहा कि ड्यू टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ब्लड प्रेशर इन वेंट्रिकल, बोलो राइज करेगा या डिक्लाइन? ये राइज करेगा। अब जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ा, तो कोई भी फ्लूइड हाई प्रेशर पे तो रहना नहीं चाहता। फ्लूइड चाहता है कि हम कम से कम प्रेशर पे जाएं। तो ऑब्वियस सी बात है, ब्लड की सबसे पहली टेंडेंसी होगी कि ब्लड यहां से भाग करके एट्रिया में जाना चाहेगा। जाना चाहेगा ना? तो अपन ने कहा ड्यू टू अटेम्प्टेड बैक फ्लो, ड्यू टू अटेम्प्टेड बैक फ्लो ऑफ ब्लड। बैक फ्लो किसका हो रहा है बेटा? ब्लड का। तो हमने कहा ड्यू टू अटेम्प्टेड बैक फ्लो ऑफ ब्लड, एबी वाल्व क्लोजेस। तो एबी वाल्व क्या हुए? क्लोज हो गए। अब यहां बात समझेंगे हम क्या कह रहे हैं। हमने ये कहा कि हमारे क्लासरूम से बाहर वो एट्रिया है और हमारा क्लासरूम क्या है? वेंट्रिकल। अभी एट्रियल सिस्टोल में बाहर प्रेशर क्या था? ज्यादा। बाहर प्रेशर ज्यादा था। जो प्रेशर था उसने क्या किया? वाल्व पे फोर्स लगाया। वाल्व पे फोर्स लगाया तो वाल्व क्या हो गया? ओपन। बाहर एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है कि नहीं? यस। एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ रहा है। अब वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, यहां ब्लड का प्रेशर बढ़ा। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्लड ने बाहर भागने की कोशिश करी कि नहीं? कोशिश करी है या नहीं? क्या अटेम्प्ट किया है ब्लड ने बैक फ्लो करने का? जैसे ही ब्लड बैक फ्लो करने का अटेम्प्ट करेगा, तो तुरंत ये जो गेट है ये क्या हो जाएगा? बंद। इस गेट के बंद होने की वजह से क्या ब्लड बैक फ्लो कर पाया? क्या ब्लड का बैक फ्लो होता है? क्या ब्लड के बैक फ्लो का अटेम्प्ट किया जाता है? ब्लड के बैक फ्लो का अटेम्प्ट होता है क्या? यस। इसकी वजह से क्लोज कौन होता है? एवी वाल्व। क्या ब्लड का बैक फ्लो हो पाता है? नहीं। ब्लड का बैक फ्लो नहीं हो पाएगा, तो आपने कहा कि अब एवी वाल्व क्या हो गया? क्लोज। फिर आपने कहा वेंट्रिकुलर प्रेशर, इस टाइम पर जो वेंट्रिकुलर प्रेशर है ये क्या होगा? फर्दर बढ़ेगा ना? सो इट राइजेस फर्दर एंड opens
सेमील्यूनर वाल्व। अब ओपन कौन से वाल्व हो गए बेटा? सेमील्यूनर वाल्व। तो सेमील्यूनर वाल्व क्या हो गया? ओपन। तो यहां देखिए क्या हुआ, जैसे ही कॉन्ट्रेक्शन होना शुरू हुआ तो सबसे पहले ब्लड ने एट्रिया में भागने की कोशिश करी, तो वाल्व तो हो गए बंद। कॉर्डी टेंडनी अब सपोर्ट प्रोवाइड करेगा कि वाल्व अपोजिट ओपन ना हो। वेंट्रिकल अभी भी नहीं मान रहा है, कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहा है तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। जैसे ही वेंट्रिकल में ब्लड का प्रेशर पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के प्रेशर से ज्यादा होगा तो ब्लड क्या करेगा? सेमील्यूनर वाल्व को धक्का देगा। अभी तक सेमील्यूनर वाल्व को बंद करके कौन रखे था? क्योंकि एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर होता है। जैसे हम जानते हैं ना कि डायस्टोलिक प्रेशर 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, तो एओर्टा में हमेशा प्रेशर कितना रहेगा? मिनिमम 80 होगा। वेंट्रिकल में जब तक ये प्रेशर 80 पे नहीं पहुंचेगा तब तक क्या सेमील्यूनर वाल्व खुलेंगे? नहीं। जैसे ही प्रेशर पहुंचा 80, सेमील्यूनर वाल्व ओपन। यानी कि 81 जैसे ही होगा सेमील्यूनर वाल्व खुल गए। और इन वाल्व के खुलने की वजह से अब यहां पर क्या होगा कि जो ब्लड है ये बेटा फ्लो करेगा। कहां से कहां? तो ब्लड फ्लो फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू एओर्टा एंड राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी। तो ब्लड क्या करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के अंदर फ्लो कर जाएगा। तो ये तो हुआ कि भाई वेंट्रिकल में क्या होगा। पहले इतनी बात देखो, फिर इस टाइम पे एट्रिया में क्या होता है वो बात करते हैं। फिर से सुनेंगे। वेंट्रिकल में कॉन्ट्रेक्शन किसकी वजह से हुआ? ऐसे नोड वाली इंपल्स। इस इंपल्स की वजह से को डिले कराया एबी नोड ने। जब ये इंपल्स आई तो आते ही वेंट्रिकल में कॉन्ट्रेक्शन शुरू हुआ, वेंट्रिकल का ब्लड प्रेशर बढ़ा, इसकी वजह से ब्लड ने बैक फ्लो करने की कोशिश करी, एवी वाल्व हो गया बंद, वेंट्रिकल अभी भी कॉन्ट्रैक्ट करता रहा, ब्लड प्रेशर और ज्यादा बढ़ा, ये ब्लड प्रेशर एओर्टा के ब्लड प्रेशर से ज्यादा हुआ। इसके ज्यादा होने की वजह से अब ओपन कौन हो गया? सेमील्यूनर वाल्व। और ब्लड कहां चला गया? एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में। बोलो इतनी बात समझ में आई? ध्यान देंगे, जब ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है उस टाइम पर क्या हो रहा है? डायस्टोल होता है ना, तो एडी अकर। तो इस टाइम पे क्या हो रहा होगा? एट्रियल डायस्टोल हो रहा होगा। जब अगर एट्रियल डायस्टोल हो रहा है तो इसका मतलब है कि यहां पर जो ब्लड है ये फ्लो करेगा फ्रॉम pulmonary vein to left atria and from vena cava to right atria। यानी कि अब ये कहानी भी देख लेते हैं। इस समय पर हमने कहा था कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बेटा कहां जाएगा? एओर्टा के पास। देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किसके पास गया? एओर्टा। हमने कहा कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जा रहा होगा? पल्मोनरी आर्टरी के पास ब्लड जा रहा है। फिर आपने कहा कि एट द सेम टाइम यहां एट्रिया में ब्लड आ रहा होगा क्या? तो तुमने कहा वेना केवा से ब्लड एट्रिया में आएगा और पल्मोनरी वेन से ब्लड कहां जाएगा? लेफ्ट एट्रिया में। क्या इस समय ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में जा रहा है? नहीं। क्या ब्लड वेंट्रिकल से एट्रिया में जाएगा? नो। तो एट्रिया से वेंट्रिकल में अगर ब्लड नहीं जा रहा तो इसका मतलब है कि एवी वाल्व अभी ओपन है कि क्लोज्ड? एवी वाल्व क्लोज्ड है। और सेमील्यूनर वाल्व क्या है बेटा? ओपन। क्या इतनी बात समझ में आई? जल्दी से इसको लिखेंगे। एक बार अगर नहीं लिखना तो एनसीईआरटी से पढ़ेंगे और फटाफट फिर बढ़ेंगे अपन आगे।
लिख गया? अगले पे आ जाए। चलो जल्दी से इसे लिखेंगे, फिर अपन बात करते हैं आगे। अच्छा बताएंगे, एबी वाल्व कितने टाइम के लिए खुले रहते हैं? एबी वाल्व कितने टाइम के लिए खुले रहते हैं? 0.5। और कितने टाइम बंद रहते हैं? 0.3। सेमील्यूनर वाल्व कितने टाइम खुले रहेंगे? 0.3। और कितने टाइम बंद रहेंगे? 0.5 सेकेंड के लिए बंद रहेंगे।
ऐसा ही होता है जब चोरी पकड़ी जाती है ना। आगे बढ़ जाएं। कितने बच्चों का भी नहीं लिखा? थोड़ा सा जल्दी करो, या पीडीएफ से लिख लेंगे ना? फोन नहीं है तो लो। यही फोन रखने वालों का जो कल्याण होता है। एक समय था जब जो है क्लास में फोन लाने पे बच्चों का फोन जब्त कर लिया जाता था, ठीक, और बिना पेरेंट्स के कंसेंट के फोन वापस नहीं मिलता था। अब आज के टाइम पे जो है अगर जिस बच्चे के पास कीपैड वाला फोन हो या फोन ना हो, तो उसे देख के मतलब एकदम जैसे साधु टाइप की फीलिंग आती है कि हाँ, ये बालक बहुत बढ़िया है। और ओवर द टाइम जो सबसे ज्यादा जो परिवर्तन लेके आया वो कोविड लाया, ठीक। और हाँ, कोविड के बाद क्या है कि सबने अपना अपना फायदा देखा। बच्चे का फायदा किसी ने नहीं देखा कि बच्चे का भला होता है कि नहीं होता। सबको लगा कि नहीं, हम तो यूट्यूब से ही पढ़ा देंगे, तो यूट्यूब से ही सब कर लेंगे। उसमें अनअकैडमी भी शामिल है कि नहीं? नहीं, ऑनेस्टली बताओ, कोविड के टाइम से पहले कौन जानता था इन? कोविड वाला टाइम जब नहीं आया था, तब तक इन सब कंपनीज को कोई जानता था ना? चलो अब आगे बढ़े। अब बेटा देखिए, थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं आगे, ध्यान देंगे। बस बात करना बंद। देखो, अब अपने को थोड़ी सी बात करनी है हर्ट से रिलेटेड कुछ वॉल्यूम्स के बारे में। तो इन वॉल्यूम्स के अंदर हम बात करते हैं पहले अबाउट स्ट्रोक वॉल्यूम, कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, कैसे निकाला जाता है, वैल्यू क्या है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ ब्लड pumped by each ventricle, volume of blood pumped by each ventricle in a cardiac cycle या in a minute, in a cardiac cycle। यानी कि एक कार्डियक साइकिल में एक वेंट्रिकल ने जितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप किया, उस वॉल्यूम ऑफ ब्लड को क्या कहा जाता है? क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। ध्यान देंगे, एनसीईआरटी की डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ा करो। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है यहां पे? ईच वेंट्रिकल, यानी कि दोनों वेंट्रिकल को मिला करके या दोनों का अलग अलग? अलग अलग। यहां पे अगर ईच लिखा तो इसका एक मतलब और निकला कि दोनों से जो ब्लड पंप किया जाता है उसका वॉल्यूम सेम है कि अलग अलग है? सेम है कि अलग अलग? सेम है, तब ईच लिखा है। समझिएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल ने बेईमानी करी थी, प्लॉट साइज इसका बड़ा था, राइट का छोटा था। पर राइट बुद्धिमान था, उसने अपनी दीवारें पतली रखी, लेफ्ट ने अपनी दीवारें मोटी बनाई, तो घर में अंदर रहने को जगह दोनों के पास बराबर है। लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा होता है राइट वेंट्रिकल से? हाँ। क्या लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल से ज्यादा ब्लड पंप करता है? नहीं, ब्लड की जो पंपिंग है वो दोनों क्या करेंगे? बराबर।
तो यहां पे जो ईच वेंट्रिकल कहा गया उसको समझिए। अब अपन ने कहा कि हम कैसे निकालें कि भाई स्ट्रोक वॉल्यूम होता क्या है। तो अब देखिएगा, निकालने का तरीका यह है कि आप पहले तो ये जान लो कि इस पॉइंट पर यानी कि यहां वेंट्रिकल के अंदर ब्लड का वॉल्यूम कितना है। लेट्स से ये वॉल्यूम एक्स है, मैंने मान लिया कि वॉल्यूम क्या है एक्स। फिर आप उसके बाद ये देखो कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर ब्लड का वॉल्यूम वेंट्रिकल में कितना है, और ये वॉल्यूम आपको मिलता है वाई। तो बताओ एक्स ज्यादा होगा कि वाई ज्यादा? कौन होगा? एक्स ज्यादा होगा ना। समझना, यहां से वेंट्रिकल भरना शुरू होता है, यहां तक वेंट्रिकल पैसिवली भरता है, इतने में वेंट्रिकल एक्टिवली भरता है। तो इसका मतलब हुआ यहां वेंट्रिकल के अंदर मैक्सिमम ब्लड है, इस टाइम पर वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है, तो यहां पहुंच करके अब वेंट्रिकल के पास मिनिमम ब्लड है। तो बोलो ज्यादा कौन हुआ, एक्स की वाई? एक्स हुआ ज्यादा और वाई है कम। अब वेंट्रिकल ने कितना ब्लड पंप किया, वो अमाउंट क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। ये क्या निकल आएगा कि भाई वेंट्रिकल ने कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप किया। जैसे कि हम मान लें आपके पास जैसे आपको मान लो एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल दी गई जिसमें 500 ml कोल्ड ड्रिंक थी। उसके बाद जब ये बोतल आपसे वापस से ली गई तो उसमें 300 ml कोल्ड ड्रिंक बची। तो तुम कितनी पी गए, 200 ना। कैसे निकाला, पहले 500 थी, बाद में कितना है, 300 है। तो दोनों का डिफरेंस अपन ने निकाला ना। यहां पे, यहां पर आप मुझे बताएंगे एक्स वाले पॉइंट पर अभी वेंट्रिकल में क्या होता जा रहा था, डायस्टोल की सिस्टोल? डायस्टोल। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां जो वॉल्यूम है ये एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है? टर्म समझ में आई? क्या काम ने इसे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहा। और यहां से आगे अब वेंट्रिकल किसके अंदर जा रहा है, सिस्टोल में। तो क्या मैं यहां के वॉल्यूम को एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कह सकता हूं? यस। तो अब हमने यहां पर कहा कि ये कैसे निकाला जाएगा, तो हम पहले क्या निकालने वाले हैं बेटा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो ये जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है ये जो है आता है बेटा 120 ml। कितना आता है, 120 ml। यानी कि हार्ट में एक वेंट्रिकल जब मैक्सिमली रिलैक्स्ड होता है तो इसके अंदर वॉल्यूम कितना होता है, 120 ml ब्लड पाया जाता है। वहीं पर फिर आपने निकाला एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, और ये जो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है इसकी वैल्यू आ गई 50। कितनी आई, 50। ये दोनों वैल्यू एनसीईआरटी में नहीं है, आपको याद नहीं करनी, पर ये वैल्यू हमारे काम आती है जब हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। वहां एनसीईआरटी कहती है कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन बढ़ता है, उस चीज को समझने में काम आएगा, इसलिए मैंने आपको अलग से बताया है। देखिए, अब अगर आपको निकालना है स्ट्रोक वॉल्यूम, तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो बच्चे ये होगा ईडीबी माइनस ईएसबी। बोलो सबको समझ में आया क्यों होगा? डायस्टोल के लास्ट में वेंट्रिकल में जितना वॉल्यूम था उसको हमने घटा दिया, किससे, सिस्टोल के एंड में जितना वेंट्रिकल का वॉल्यूम है उससे हमने घटाया। यानी कि अगर हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 70 ml। ये 70 ml क्या क्या, स्ट्रोक वॉल्यूम। ये 70 ml क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम है। अब स्ट्रोक वॉल्यूम किसके अंदर निकाला जाता है, तो हमने क्या कहा, एक कार्डियक साइकिल में निकालते हैं। अगर मैं निकालना चाहूं मिनट में, तो मिनट में अगर मैं निकालूंगा तो इसी चीज को बेटा नाम दिया जाता है कार्डियक आउटपुट। क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट क्या है, ये हमने कहा कि ये वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन अ मिनट। हर वेंट्रिकल एक मिनट में जितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप करे उसको अपन क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट कहते हैं। अंतर समझिएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम एक कार्डियक साइकिल में निकलता है, जबकि वही कार्डियक आउटपुट जो निकाला जाता है वो आप निकालते हैं एक मिनट में। अगर आप साइकिल से मिनट पर जाना चाहते हैं तो साइकिल से मिनट पर जाने के लिए
अब आपको क्या करना होगा कि आप करो कि स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू क्या कर दो बेटा, हार्ट रेट, इनटू क्या किया, हार्ट रेट कर दिया। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट किया जाएगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना था, 70 ml, हार्ट रेट कितना, 75 पर मिनट, 72 या 75, और ये वैल्यू लगभग लगभग आ जाती है कितनी, 5 लीटर। ध्यान दें, ये वही अमाउंट है जितना ब्लड आपके अंदर होता है। हमारे अंदर जो ब्लड है वो कितना है, 5 लीटर है। यानी कि हर 1 मिनट में हमारा पूरा ब्लड एक वेंट्रिकल से होकर के पास कर जाता है। तो हमने कहा कि 5 लीटर पर मिनट वैल्यू किसकी आती है, कार्डियक आउटपुट की। तो बोलो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना बेटा, 70, कार्डियक आउटपुट कितना, 5 लीटर पर मिनट। ध्यान देंगे, आप अभी आराम से बैठे हैं और फिर अगर आप रनिंग करें तो क्या दोनों कंडीशन में आपका कार्डियक आउटपुट सेम रहेगा या बदल जाएगा, कार्डियक आउटपुट बदल जाएगा। यानी कि क्या हम कार्डियक आउटपुट को चेंज कर सकते हैं, कार्डियक आउटपुट को चेंज किया जा सकता है। यहीं पर लास्ट लाइन में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी लिखती है बेटा एथलीट्स के बारे में। एथलीट्स में ध्यान रखेंगे, एथलीट्स के अंदर हार्ट रेट नॉर्मल इंडिविजुअल से कम होती है। एथलीट के अंदर हार्ट रेट नॉर्मल इंडिविजुअल से क्या होगी, कम। यानी कि हमारी हार्ट रेट अगर आप मेजर करें तो हम सबकी हार्ट रेट आपको 72 नहीं मिलेगी, आपको लगभग ये 80 से लेके 90 के बीच में हम लोगों की मिलेगी। तो अपनी हार्ट रेट ऑलमोस्ट कितनी होती है, 80 के आसपास होगी, ठीक। वहीं पर अगर आप ओलंपिक लेवल के किसी अच्छे एथलीट की हार्ट रेट देखेंगे तो ये समवेयर बिटवीन 60 टू 65 होगी। यानी कि हार्ट रेट एथलीट्स की कंपैरेटिवली क्या होती है, कम। समझिएगा, हमारी हार्ट रेट अगर 72 है तो हार्ट को एक बार बीट करने को टाइम कितना मिला, 0.8 सेकेंड। एथलीट की अगर 60 है तो उसके हार्ट को एक बार बीट करने के लिए टाइम कितना मिला, 1 सेकेंड। यानी कि टाइम हमसे मिला ज्यादा। ये जो टाइम बढ़ता है ना, ये डायस्टोल का बढ़ता है, सिस्टोल का नहीं बढ़ता। एथलीट में किसका टाइम बढ़ेगा, डायस्टोल का। और फिर सिंपल सी कहानी, जैसे मान लो आप होली पे आप क्या है, रंग से पिचकारी से आप खेल रहे हैं। पहली बार आपको टारगेट दिया गया कि एक पिचकारी आपको 1 मिनट में भर करके 10 बार चलानी है। दूसरी बार में आपको कहा गया कि 1 मिनट में अब यही पिचकारी तुम्हें 5 बार चलानी है। तो दूसरी बार में तुम्हें पिचकारी में रंग भरने का मौका मिलेगा ज्यादा। पहली बार क्योंकि टाइम कम था तो इसलिए आपने रंग पूरा पूरा नहीं भरा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एथलीट में अगर हार्ट रेट कम है तो यहां पर स्ट्रोक वॉल्यूम कम होना चाहिए कि ज्यादा, तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज्यादा। यहां पर हार्ट रेट कम है पर स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से एथलीट्स का जो कार्डियक आउटपुट है, ये कार्डियक आउटपुट हमारे कंपैरिजन में क्या रहने वाला है बेटा, ज्यादा। तो ध्यान देंगे, एथलीट का कार्डियक आउटपुट हमसे क्या है, ज्यादा। स्ट्रोक वॉल्यूम हमसे है ज्यादा, बट हार्ट रेट है कम। तो हार्ट रेट का कम होना ज्यादा बेहतर कंडीशन है, क्योंकि तब आपके हार्ट को रेस्ट करने को प्रॉपर टाइम मिल पा रहा है। तो अपने को इतनी ये बात समझ में आई। अब एक और बात, यहीं पर एनसीईआरटी बेटा बात करती है हर्ट साउंड्स के बारे में। अगले पैराग्राफ में एनसीईआरटी ने किसकी बात की है, हर्ट साउंड्स। ये जो हर्ट साउंड है, इनमें सबसे पहले आप देखें, सुनने के लिए जिस एपरेटस को आप यूज करते हैं उस एपरेटस को क्या कहा जाता है बेटा, स्टेथोस्कोप। क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप, ठीक। ऑब्वियस सी बात है कि हम सब सबसे ज्यादा जिस मेडिकल इंस्ट्रूमेंट से परिचित हैं, जो डॉक्टरों की पहचान है, वो यही है, स्टेथोस्कोप, ठीक। तो सुनने के लिए कौन सा एपरेटस यूज किया, स्टेथोस्कोप। दुनिया का सबसे महंगा ऑर्नामेंट है ये, इससे महंगा कुछ नहीं होता है। यही ऑर्नामेंट है। ऑर्नामेंट का मतलब क्या हुआ, जो आपकी खूबसूरती में, आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगाए, उसी को ऑर्नामेंट कहते हैं ना।
ये वो ऑर्नामेंट है जो आपके पूरे व्यक्तित्व को बदलने की क्षमता रखता है और बदल देगा अगर ये आपको मिल गया। ये वो ऑर्नामेंट है जिसे पाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। कभी वास्तव में जब सिलेक्शन होगा तुम्हारा और उसके बाद जब तुम रेट्रोस्पेक्ट करोगे और वापस लौट करके तुमने कितनी मेहनत की उसे देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगी इसकी कीमत। ये वो ऑर्नामेंट है जो खुद भले ही कुछ हजार का आ जाता हो, पर इसमें अपने आप में इतनी दम रखता है कि आप रोज एक नौलखा हार खरीद करके अपनी माताजी को गिफ्ट कर सकते हैं, रोज एक डायमंड नेकलेस गिफ्ट कर सकते हो। इतनी दम रखता ही अपने आप में, अगर आपने इसका सही से प्रयोग किया तो। एक चीज ध्यान रखिए, आपके लिए अ, आगे चल करके, हालांकि हो सकता है कि जैसे अभी आप जिस टीन एज ग्रुप में हैं, उसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ पैसा दिखाई देता है, तो तुम्हें लगता है बस डॉक्टर बन के पैसा मिलेगा। जबकि ऐसा नहीं है, डॉक्टर बनने के बाद पैसा आना आपके पास विल बी अ काइंड ऑफ बाई प्रोडक्ट। वो तो आपके पास आएगा ही आएगा, आप चाहो तो आएगा, नहीं चाहो तो भी आएगा। दुनिया भर के एमआर, दुनिया भर की कंपनी वाले, हॉस्पिटल वाले, पेशेंट सब घूमते रहेंगे कि हमसे ले लो पैसा, हमसे ले लो, तुम बल्कि मना ही करते फिरोगे कि नहीं तुमसे नहीं चाहिए पैसा। ठीक। मेन है कि आप सोचिए सोसाइटी में, आपके घर परिवार में आपको जो सम्मान मिलता है वो ये दिलाता है ना। तो ये एक आसान चीज नहीं है, बहुत मुश्किल है इसे पाना। और अगर मुश्किल है तो जाहिर सी बात है अपने को मेहनत भी करनी पड़ेगी ज्यादा। ये बैठे बिठाए भी नहीं मिलेगा। ये अभी तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है कि तुम इसको धारण करने लायक हो कि नहीं। इसकी तो अपनी एक औकात है, ये देखना चाहता है तुम्हारी औकात है मेरे लायक कि नहीं है। तुम जिस दिन से बता दोगे कि हाँ मैं तुम्हें पहनने लायक हूं, उसे तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। ठीक। अब यहां पे एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, पहली लाइन में क्या लिखा है? दो साउंड लिखा है कि दो प्रोमिनेंट साउंड लिखा है? करो अंडरलाइन प्रोमिनेंट को। प्रोमिनेंट वर्ड आपको क्या बताता है कि साउंड दो ही होते हैं कि दो से ज्यादा हैं? दो से ज्यादा होते हैं। तो हर्ड साउंड में हमने कहा कि कितने प्रोमिनेंट साउंड आएंगे बेटा? दो। तो आपने कहा कि यहां आपको दो प्रोमिनेंट साउंड सुनाई देते हैं, तो कितने आने वाले? दो। कौन कौन सा आएगा और किसकी वजह से? तो आप सिंपली देखिए, ये दरवाजा है, इस गेट को फोर्सिबली खोला जाए पूरी ताकत से, और दूसरा पूरी ताकत से बंद करें, तो आवाज कब आएगी? खोलने पे कि बंद करने पे? आवाज आएगी बंद करने पर, खोलने पे आवाज नहीं आएगी। तो आप देखिए, ये हमारा एक कार्डियक साइकिल हमने बनाया। अब इस कार्डियक साइकिल में जो हमने फेजेस की बात की थी, उसमें हमने इस वाले फेज को क्या कहा? जेडी। ये क्या है? एएस। ये क्या है? वीएस। अब मुझे बताएंगे, जेडी के टाइम पर एवी वाल्व खुले थे या बंद? सेमिल्यूनर क्लोज थे। एएस के टाइम पर एवी वाल्व क्या है? सेमिल्यूनर। फिर आप देखो वीएस के टाइम पर एवी क्लोज्ड और सेमिल्यूनर। अब हम चलते हैं, कार्डियक साइकिल यहां से स्टार्ट किया था ना हमने, यहां से स्टार्ट करके जब हम इधर चले और इस वाली लाइन पर आए, तो क्या वाल्व की पोजीशन में कोई अंतर आया? नहीं। यहां भी ये भी ओपन था, यहां भी ओपन है, सेमिल्यूनर यहां बंद था, ये यहां भी बंद है। जब आप यहां से इधर गए तो अंतर आया कि एबी क्या हुआ? बंद। और सेमिल्यूनर क्या हुआ? ओपन। आवाज किसमें आई थी? गेट बंद होने में कि खुलने में? बंद होने में। तो इसका मतलब हुआ कि यहां जो साउंड आएगी, इस साउंड को कहा जाएगा फर्स्ट हर्ट साउंड। ये क्या है? फर्स्ट हर्ट साउंड है। इसको फर्स्ट क्यों कहा? क्योंकि एक कार्डियक साइकिल के अंदर आपको सबसे पहले जो साउंड सुनाई दी वो यही थी। और इस फर्स्ट हर्ट साउंड को आप क्या बोलते हैं बेटा? लब। क्या कहा जाता है? लब। तो फर्स्ट हर्ट साउंड को हम बोलते हैं लब। और फिर अगली बात है कि ये लब किसकी वजह से आया? तो आपने कहा कि किसके क्लोजर से? ड्यू टू क्लोजर ऑफ एबी वाल्व। तो एबी वाल्व के बंद होने की वजह से फर्स्ट हर्ट साउंड आता है, जिसे क्या कहा जाता है? लब। अब इसके बाद
यहां से आगे चले, वेंटिकुलर सिस्टोल के लास्ट में और जॉइंट डायस्टोल की बिगिनिंग में। आपको यहां पर दिखा कि यहां पर सेमिलुनर वाल्व जो अब तक खुले थे, ये अब क्या हुए, बंद। और एवी वाल्व जो अब तक बंद था, वो अब क्या हुआ, ओपन। तो आवाज अब कौन करेगा, एवी की सेमिलुनर? सेमिलुनर जो साउंड प्रोड्यूस करेगा, इसे कहा जाएगा सेकेंड हर्ट साउंड। क्या बोलेंगे बेटा, सेकेंड हर्ट साउंड कहा जाएगा। और सेकेंड हर्ट साउंड को हम क्या बोलते हैं, डब। तो सेकेंड हर्ट साउंड क्या रहेगा, डब होता है। ये किसके क्लोजर से आया, तो आपने कहा कि ये आया ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व। तो सेमिलुनर वाल्व जब क्लोज होते हैं, तो इससे कौन आता है, सेकेंड हर्ट साउंड। अब बताएंगे, फर्स्ट और सेकेंड हर्ट साउंड के बीच टाइम इंटरवल कितना था, 0.3। देखिए फिर से, फर्स्ट और सेकेंड हर्ट साउंड के बीच टाइम इंटरवल कितना है, 0.3। सेकेंड और फर्स्ट के बीच का टाइम इंटरवल कितना है, 0.5। फर्स्ट और सेकेंड के बीच 0.3, सेकेंड और फर्स्ट के बीच कितना हुआ, 0.5 सेकेंड। अब एक एडिशनल बात और सुन लेंगे। हमने कहा था ना, दो प्रोमिनेंट साउंड आते हैं, दो और भी होते हैं। एक S3 कहा जाता है और एक को हम बोलते हैं S4। देखिए, वेंटिकुलर डायस्टोल में यहां शुरुआती पार्ट में एक सब फेज आता है जिसको हम बोलते हैं रैपिड फिलिंग कहा जाता है। रैपिड फिलिंग का मतलब है कि इस टाइम पर वेंट्रिकल में ब्लड बहुत तेजी से जाएगा। जब एक बाल्टी जो कि लगभग आधी खाली या आधी भरी सी हो, उसमें अगर आप पानी भरोगे, पानी डालोगे, तो आवाज आएगी कि नहीं। यहां जो आवाज आती है, इसको नाम दिया जाता है रैपिड फिलिंग। ये कही जाती है S3। इसको क्या बोलते हैं, S3। एट्रियल सिस्टोल के टाइम पर, क्योंकि एट्रिया फोर्सिबली ब्लड को भेजता है वेंट्रिकल के पास, तो ब्लड जब वाल्व से या फोरामेन से होकर के जाएगा, तब भी आवाज आएगी। ये जो आवाज आती है, इसको बोलते हैं S4 कहा जाता है। तो टोटल साउंड होते हैं कितने, 4। प्रोमिनेंट कितने हैं, 2। फर्स्ट का नाम, सेकेंड, फर्स्ट किसके क्लोजर से, एवी वाल्व। सेकेंड किसके क्लोजर से, सेमील्यूनर वाल्व के क्लोजर से सेकेंड हर्ट साउंड आती है। तो क्या हमें इतनी बात समझ में आ जाती है। आज के लिए रखते हैं यहां तक, बाकी अपन बात करेंगे अब अगली क्लास में, यानी कि कल। ओवरऑल 10 लीटर, ओवरऑल 10 लीटर। हेलो। अभी बाहर कोई नहीं आएगा, पहले ये एलपी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो एलपी ले लो आप लोग।